और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। Evaluate first limit n is tending towards infinity तो करते हैं पहला ही क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। पहले तो हमने इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख लिया। सिग्मा एन स्क्वायर सभी के न्यूमरेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे आ रहा है, तो आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 और आर का वैल्यू 1 से चालू होके n-1 तक जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप कितना हो गया, जो भी आर लिखा है उसको r/n की फॉर्म में लिखा। तो इसको r/n की फॉर्म में लिखने के लिए आर और कहीं तो है ही नहीं, इसके नीचे एन स्क्वायर आना चाहिए, तो इसको पूरा बाहर निकाल दिया। तो ये ऐसे हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बाहर निकाल के, तो एन स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, एन क्यूब बचेगा। एन स्क्वायर और एन क्यूब कैंसिल होके नीचे एक एन बचेगा। तो दिस इज लिमिट एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 से n-1 1 प्लस r/n का स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 ये आएगा। अब ये परफेक्ट उसी फॉर्मेट में आ गया। तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, ठीक है, dx। ये तो आएगा, अगर लिमिट चाहिए और फंक्शन चाहिए, तो फंक्शन के लिए तो हमने क्या बोला, r/n की जगह x लिखो, तो याद आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। और लिमिट्स के लिए क्या कह रहे हो, इन दोनों को n से डिवाइड करके लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी ले लिया, वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ से जो 1/n आएगा उससे तो आ जाएगा 0, यहाँ से n-1/n से आ जाएगा 1। ये इंटीग्रेट करना है। अब ये दिख रहा है कि इसमें ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे x बराबर tan थीटा। तो dx कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा रखने पे 0 से π/4 हो जाएगा लिमिट,
dx की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर विल बिकम sec स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 विल बिकम sec क्यूब थीटा। cos थीटा डी थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा फ्रॉम 0 से π/4, तो आंसर कितना आ गया 1/√2। यही आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, पहले तो सिग्मा के फॉर्म में लिखा, तो सिग्मा r रेस्ट पर 5 r इज इक्वल टू 1 से n तक अपॉन n रेस्ट पर 6। अगर देखो न्यूमरेटर में सिग्मा आर स्क्वायर होता, सिग्मा आर क्यूब होता, तब तो सम हो जाता सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब वाले फॉर्मूले से, तो सम करते फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखते। सिग्मा आर रेस्ट पर 5 का भी फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, यूजली याद तो रखते नहीं इसको, बट उसकी बजाय इसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। r/n बनाने के लिए इसके नीचे 5n चाहिए, तो यहाँ से हमने 6 में से एक को तो बाहर कर दिया, दिस इज लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r/n होल रेस्ट पर 5 एंड r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। बस हो गया काम, इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। r/n का मतलब क्या है, x रेस्ट पर 5 dx, इसको n से डिवाइड किया 0, इसको n से डिवाइड किया 1, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन x रेस्ट पर 6/6 0 एंड 1, तो 1 रखने पे कितना आ जाएगा 1/6, यह आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही अब इसको लिख सकते हैं लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी सिग्मा रूट r बराबर 1 से लेके, ठीक है 1 से लेके देखो 1 2 3 4 कहाँ तक गया है, 2n नहीं बोलेंगे, 2n के साथ कहाँ है, इस 2 को अगर हम अंदर ले जाएं तो 4n आएगा, ये तो 1 से लेके 4n टर्म्स तक लिखा हुआ है। ये जो n है ये तो बाहर निकल जाएगा 1/n, और सिग्मा के अंदर r इज इक्वल टू 1 से 4n रूट r/n आएगा। ठीक है, तो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू 0, 4n से डिवाइड किया तो 4, अंदर क्या है फंक्शन रूट x dx, तो x रेस्ट पर हाफ का इंटीग्रेशन x रेस्ट पर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 से 4, 0 रखने पे तो 0 ही आएगा, तो यह आ जाएगा 2/3, 4 रेस्ट पर 3/2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, उसका क्यूब 8, तो 16/3 विल बी द आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, इस पे लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये ऑलरेडी उसी फॉर्मेट में दे रखा है, ये r/n ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे भी r/n लिख के एक 1/n को बाहर निकाल दें, तो एक 1/n बाहर चाहिए भी, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये हो गया r/n सेक स्क्वायर r/n का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1, इसको n से डिवाइड किया, इसको n से डिवाइड किया, एंड लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी ये ले लिया, तो 0 से 1 आ जाएगा, r/n की जगह x आ जाएगा, सेक स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे इंटू dx, तो विच इज इक्वल टू, अगर सेक स्क्वायर x होता तो इंटीग्रेशन 10x आया था सीधा सीधा, यहाँ पे है सेक स्क्वायर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को हम x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसको x की तरह ट्रीट कर सकते हैं,
प्रोवाइडेड इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। इसको हमने 2x लिख दिया और हाफ लिख दिया, तो हाफ 2x लिखने से ये f डैश x हो गया, ये एफ एक्स हो गया। अब ये x की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर या सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, और x की तरह हम किसको ट्रीट करें, एक्स स्क्वायर को। यही हो गया 0 से लेके 1 तक, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan 1। तो यही हो गया tan 1/2। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट में ऐसे लिखा है लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। इस वाले n को भी हम अंदर ले गए, तो इसकी पावर ऐसे लिखते हैं n होल रेस्ट पर 1/n कॉमन ले लिया, तो अंदर आ जाएगा n+1 n+2 n+3 अप टिल n+n होल डिवाइडेड बाई n रेस्ट टू पावर n होल रेस्ट टू पावर 1/n। ठीक है, अच्छा ये जो हमने आर्टिकल पढ़ रहे हैं कि कन्वर्टिंग सम इनटू मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें तो हमें इनफाइनाइट सम चाहिए होता है। ठीक है, बट यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, यहाँ तो इनफाइनाइट सम तो है ही नहीं, यहाँ पे तो प्रोडक्ट है। तो कोई बात नहीं, हम प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कौन करेगा, लॉग। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, ऐसे बोल दिया। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई भी नंबर अगर a लिखा है तो उसको आई कैन राइट डाउन e रेज़ टू पावर ln a। ठीक है, और इसको हम ऐसे ले सकते हैं एक्सपोनेंशियल ln a। तो मतलब जो भी a लिखा है उसके आगे एक्सपोनेंशियल ln जोड़ दिया, तो इसको भी हमें ऐसे कर सकते हैं, इस पूरे के आगे हमने एक्सपोनेंशियल ln जोड़ दिया। तो कैसे जोड़ दिया, n+1/n, मतलब एक n को इधर ले गए, एक n को इधर ले गए, फिर n+1/n सॉरी n+2/n n+3/n एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा n+n/n होल रेज़ टू पावर 1/n ऐसे। ठीक है, तो log है तो ये वाला 1/n यहाँ जाएगा, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, 1/n ln a b c d को लिख सकते हैं ln a प्लस ln b प्लस एंड सो ऑन ln n+n/n। ठीक है, ये हो गया इनफाइनाइट सम में कन्वर्ट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसा हमने पहले बोला था कैलकुलस में, कि अगर वेरिएबल रेज़ टू पावर वेरिएबल है तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम e रेज़ टू पावर ln का यूज़ करते हैं। f रेज़ टू पावर g को लिमिट्स वगैरह में बोला था ही हमने, f रेज़ टू पावर g को मैनिपुलेट करने के लिए, fx की पावर gx को मैनिपुलेट करने के लिए हम उसको कैसे करेंगे, e रेज़ टू पावर n में। तो यहाँ पे भी n वेरिएबल था, तो ये वेरिएबल रेज़ टू पावर वेरिएबल है, तो उसके आगे हमने e रेज़ टू पावर ln लगा लिया। ठीक है, अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, एक्सपोनेंशियल लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, लिमिट सब जगह लिखा हुआ है। ठीक है, 1/n, और इसको लिखा हमने सिग्मा के फॉर्म में। ln के अंदर n/n तो 1 हो जाएगा, ये 1/n 2/n 3/n, ये हो गया हमारा r/n, एंड r विल गो फ्रॉम 1 से लेके n तक, ये हो गया।
दिस इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन, 1 और n को डिवाइड किया 0 और 1, ln 1 प्लस एक्स dx। ठीक है, ये हो गया, इसको इंटीग्रेट कर लिया। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ln x का इंटीग्रेशन होता है 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस एक्स माइनस 1 बिटवीन 0 एंड 1। So this will be equals to exponential, अपर लिमिट 1 रखा तो ये आ जाएगा 2 ln 2 माइनस 1, 0 रखा तो आ जाएगा ये 1 माइनस 1 इंटू ln 1 माइनस 1। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल 2 ln 2 माइनस 2, ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल, इस 2 को इधर ले गए, ये हो जाएगा ln 4 माइनस 1। मतलब ये ऐसे लिखा है e रेस्ट टू पावर ln 4 माइनस 1। तो अलग अलग कर सकते हैं, e रेस्ट टू पावर ln 4 अपॉन e रेस्ट टू पावर 1। इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, e ln चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 4 अपॉन ई। ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रल विद पैरामीटर। अब दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी एक आध क्वेश्चन कर लेंगे इसका। Question 1. Evaluate dx upon sin x and it is given that mod a is less than 1। ठीक है, पहले तो हमने क्या बोला, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। सॉल्यूशन, ये एक इंटीग्रेशन दे रखा है, सही है। अब करो इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश किया, तो इंटीग्रेशन में क्या है, लॉग भी है, साइन भी है, और जो अंदर फंक्शन लिखा है उसका डायरेक्टली एफ टेस्ट जैसी चीज़ भी नहीं बन रही। ठीक है, और अगर हम बाई पार्ट्स लगाना चाहें तो क्या करेंगे, लॉग वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये जो साइन एक्स है ऊपर जाके कोसेक हो जाएगा,
उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln के अंदर कोसेक माइनस कॉट आएगा, तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक ln तो चलो इसको हमने डिफरेंशिएट किया, ये ln फ्री हो गया, ln चला गया इसके अंदर, बट इसके अंदर ln आ गया। तो मतलब तुम इसको जब नॉर्मल इंटीग्रेशन वाले मेथड से, जो भी हमें मेथड पता है उससे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। फिर हमें हिंट कहाँ से लगना चाहिए, ये ए से, कि ये तो ए के फॉर्म में कुछ दे रखा है। तो थियोरेटिकली क्या होगा कि इसको जब हमने इंटीग्रेट किया x के टर्म्स में, फिर x की जगह हम 0 और π/2 रखेंगे। जब x की जगह हमने 0 और π/2 रखा तो इसमें से, इस एक्सप्रेशन में से क्या बोलते हैं, x जैसी चीज़ खत्म हो जाएगी, बट थियोरेटिकली a तो इसमें फिर भी रहेगा। तो मतलब जो इस लिमिट का आंसर आएगा वो फाइनली a के टर्म्स में कुछ आएगा, ठीक है। अब बाई चांस a कैंसिल हो जाए तो अलग बात है, बट इसको हम a का फंक्शन बोल सकते हैं, और वो a के टर्म्स में कांस्टेंट भी आ सकता है, ये अलग बात है। इसलिए हमने इसको क्या बोला, I एज ए फंक्शन ऑफ a, ठीक है। इसको सेपरेट कर लिया, ln1 प्लस a sin x माइनस ln1 माइनस a sin x, ठीक है, इंटू dx अपॉन साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन में हमने ये बोला था कि इफ यू रिमेंबर कि अगर कोई ऐसे लिखा है एफ जी एच और टी कॉमा मान लिया के एक्स और ये डी टी लिखा है, मतलब टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, लिमिट्स में वेरिएबल है और अंदर भी वेरिएबल है। तो हमने एक तरीका ये बताया था कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, डी डी एक्स करें, तो दो तरह का डिफरेंशिएशन होगा। एक तो लिमिट की तरफ से होगा, यहाँ वेरिएबल है, और एक इसकी वजह से भी होगा। तो इफ़ यू रिमेंबर हमने ऐसे बोला था जी डैश एच टी कॉमा टी की जगह हम क्या रख देंगे, अपर लिमिट जी एक्स कॉमा के एक्स माइनस एफ डैश इंटू एच ऑफ एफ एक्स कॉमा के एक्स। एक तो ये एक्सप्रेशन हो गया लिमिट की वजह से, प्लस एक दूसरा हमने ऐसे लिखा था कि एफ एक्स से लेके जी एक्स तक अंदर वाले को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसे ये बताया था हमने फॉर्मूला के, पूरा फॉर्मूला ये होता है। अब जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए थे यहाँ पे, उसमें क्या था कि अंदर एक्स था ही नहीं, ये ठीक है, यहाँ पे एक्स था ही नहीं, तो ये वाला टर्म कभी पिक्चर में नहीं आया, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स है ही नहीं और हमने एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया। एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है कि एक्स को छोड़ के जो भी एक्सप्रेशन बच गया उसको कांस्टेंट मान लिया। तो इसको अगर हमने कांस्टेंट ऑफ एक्स मान लिया तो डिफरेंशिएट करने में जीरो हो जाएगा, तो एक खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हमारा केवल इसी से काम चल रहा था। अब अगर माने यहाँ कांस्टेंट आ जाए, यहाँ वेरिएबल ना आए और अंदर एक्स आए, तो ये जीरो जीरो हो जाएगा, फिर केवल ये वाला टर्म हो जाएगा। तो इस वाले केस में क्या है, अगर मैं इसको आई को एक वेरिएबल मानूं, ठीक है, आई के टर्म्स में, आई का एक्सप्रेशन लिखा है, आई का फंक्शन लिखा है, और अगर हम आई के टर्म्स में, सॉरी आई को नहीं, ए को, अगर मैं ए को एक वेरिएबल मानूं तो ये ए का एक फंक्शन लिखा है आई ए। तो अगर मैं ए के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूं तो लिमिट्स में तो ए है ही नहीं, तो पहले वाला पार्ट तो चला गया, बस फिर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिया किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं। यहाँ डी एक्स लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि एक्स तो इंटरनल वेरिएबल है, एक्स तो यहाँ पे वो काम कर रहा है जो यहाँ पे टी कर रहा है, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो हम बाहर से लेके आ रहे हैं, तो बाहर से तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा जो वेरिएबल बाहर प्रेजेंट होगा। तो अभी हमने समझाया था कि इसका जो फाइनल आंसर है उसमें एक्स वैक्स कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद तो एक्स की जगह हम 0 और π/2 रख देंगे तो एक्स तो गायब हो जाएगा, ए दिखाई देगा, तो ए के टर्म्स में आंसर आएगा, तो इसलिए आई ए बोला है। तो अब हमने क्या किया, इसको ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो यह आ जाएगा आई डैश ए बराबर 0 से π/2 तक। ए के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया और क्या बोलते हैं, एक्स कांस्टेंट है, तो ए यहाँ पे आ रहा है लॉग के अंदर, तो लॉग का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस ए साइन एक्स।
फिर जब a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और sin x कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर मान लिया x इंटू वाई लिखा होता और x के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें तो y आएगा, तो उस हिसाब से यहाँ केवल sin x आएगा। इसका डेरिवेटिव तो 1 हो गया, कोफिशिएंट एज इट इज, माइनस ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आ जाएगा 1/1 माइनस a sin x, फिर a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस sin x इंटू dx, ये हो गया। तो ln a अपॉन b को ln a माइनस ln b क्यों लिखा हमने, ताकि डिफ्रेंशिएशन थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। dx अपॉन sin x लिखा है। अब ये sin x और ये sin x कैंसिल हो गया, सो दिस इज 0 से π/2 तक। इन दोनों को अगर हमने जोड़ा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस a sin x प्लस 1 प्लस a sin x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स जैसी चीज़ होगी, तो 1 माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ गया, अल्टीमेटली क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ गया, आई डैश ए बराबर 0 से π/2 तक 2/1 माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। अब ये काफ़ी सिंपल सा एक्सप्रेशन हो गया और इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, ये तो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट हो गया, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन हो गया इनडेफिनिट वाला। इसको हमने ऊपर नीचे सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये 1 हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, तो इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, तो दिस इज 2 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस a स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ तो ये काम आएगी, मॉड ए लेस देन 1 है, तो मॉड ए लेस देन 1 होने से क्या हो गया, 1 माइनस a स्क्वायर जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है। टेन का डेरिवेटिव ऊपर सेक स्क्वायर एक्स लिखा है, तो इसमें टेन एक्स को एक्स ट्रीट कर सकते हैं, तो अगर टेन एक्स को एक्स ट्रीट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एफ डैश एक्स को डी एक्स के साथ छोड़ दिया, तो ये हो गया 1/1 प्लस सम अल्फा एक्स, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 2/tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा। अगर इसको x की तरह ट्रीट किया तो 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर इंटू टेन एक्स का होल स्क्वायर, तो रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर इंटू टेन एक्स, और कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर दिया, या क्या, ठीक है, फ्रॉम 0 से π/2। π/2 पे तो 10 डिफाइन नहीं होगा, तो बेसिकली इट इज π/2 माइनस, ठीक है। तो अगर x π/2 माइनस को जा रहा है तो टेन एक्स जो है वो प्लस इन्फिनिटी को जाएगा, प्लस इन्फिनिटी को जाएगा, पॉजिटिव टेन इनवर्स प्लस इन्फिनिटी π/2 को जाएगा, तो दिस इज 2/√1 माइनस a स्क्वायर इंटू π/2, जीरो रखने पे 0, टेन इनवर्स 0 0, तो 0, 2 कैंसिल, तो हो गया π/√1 माइनस a स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अभी ये आंसर नहीं है क्योंकि ये तो आई डैश ए आया है, और हमें तो क्या बोला गया था, आई ए निकालना है, आई डैश ए थोड़ा निकालना है, आई ए निकालना है। तो इसके आगे क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे वापस, ठीक है। इसी को हमने आई ए बोला था, और हमारे पास आई डैश ए कितना है, π/√1 माइनस a स्क्वायर।
अब इसको हमने इंटीग्रेट किया ए के रेस्पेक्ट में, तो क्योंकि ए का ही फंक्शन लिखा हुआ है तो ए को तो तुम एक्स की तरह देख लो, ठीक है। आई डैश ए का इंटीग्रेशन आई ए इज इक्वल टू पाई साइन इनवर्स ए प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। अगेन क्वेश्चन क्या उठेगा कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ये, ठीक है, उसमें तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो आ ही नहीं सकता, तो सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसमें हमने क्या किया, ए बराबर 0 रख दिया। अच्छा, इसमें कोई भी ए की वही वैल्यू रख सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। इसमें उन्होंने मॉड ए लेस देन 1, तो मॉड ए लेस देन 1 तो होना ही चाहिए, तो वही वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर इसमें ए बराबर 0 रख दिया तो आई 0 कितना हो जाएगा, 0 से लेके पाई/2 तक ln, ये 0 रख दिया तो ln 1 dx अपॉन साइन एक्स, ln 1 कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। उसका ना कि आई 0 की वैल्यू 0 है, तो इसमें अगर हम a बराबर 0 रख दें तो ये आ जाएगा आई 0 विच इज़ 0 बराबर पाई, ये 0 हो गया प्लस c, तो मतलब c इज़ 0। तो फाइनली यहाँ से आई ए कितना आया, पाई टाइम्स साइन इनवर्स ए, ये आंसर आया। ठीक है, और जैसे मैंने बोला था इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ये पर्टिकुलर टॉपिक, सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू फॉलो इट देन लीव इट, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आगे चलते हैं। इनइक्वालिटीज, ये ठीक है, और एस्टिमेशन भी बोलते हैं, एस्टिमेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी 1, इफ इन a to b fx is greater than gx, then a to b fx dx will be greater than a to b gx dx। फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है कि अगर f और g में, fx एंड gx में, अगर fx का ग्राफ gx के ग्राफ से ऊपर है, ठीक है, तो फिर जो fx का एल्जेब्राइक एरिया आएगा वो gx के एल्जेब्राइक एरिया से ज़्यादा आएगा a से b में। एंड ऑफ कोर्स इसमें a इज़ लेस देन b, ये ठीक है, a छोटा होना चाहिए b से। वैसे तो ये इंटरवल लिखा है उसका मतलब ही है, फिर भी लिख लिया वेयर a इज़ लेस देन b, क्योंकि अगर b लेस देन a हो जाएगा तो ये समझ में आता है ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो ये साइन पलटना चाहिए नेगेटिव की वजह से। तो हमने बस ये बोला कि मान लिया f का ग्राफ ये है a से b के बीच में, और मान लिया g का ग्राफ ये है, ठीक है, तो f जो एल्जेब्राइक एरिया घेरेगा, ये ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज जाते हैं, उनको लगता है कि यार f का जो एरिया है वो ये है प्लस ये है, उसमें से भी कुछ कैंसिल हो जाएगा, और g का जो एरिया है वो इतना ज़्यादा है तो g का एरिया ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये x एक्सेस है, बिल्कुल सही बात है, g का एरिया ज़्यादा होना चाहिए, बट इंटीग्रेशन एरिया थोड़ा ना देता है, इंटीग्रेशन तो एल्जेब्राइक एरिया देता है, तो जो एल्जेब्राइक एरिया है वो तो f का ही ज़्यादा आएगा, ये ठीक है। जो वैल्यू आएगी g के इंटीग्रल की, जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा नेगेटिव आएगी, ठीक है, तो वैल्यू तो f की ज़्यादा रहेगी। तो इसमें हम नोट भी लिख सकते हैं, द अबव रिलेशन इज ट्रू irrespective of functions
बीइंग अबव और बिलो एक्स एक्सिस, मतलब कोई भी कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर है या नीचे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा। ठीक है, एक तो इनइक्वालिटी ये हो गया। तो इसमें तो क्विकली हम ये देख सकते हैं ट्रू फॉल्स। 0 से π/2 तक साइन क्यूब एक्स डी एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 से π/2 तक 8 dx। फर्स्ट। सेकंड मान लिया 0 से लेके 1 तक x⁴ e⁴x² dx इज ग्रेटर देन 0 से लेके 1 तक e⁴x² dx। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक। तो 0 से π/2 तक तो पहले देखो हम क्या क्या देखेंगे, डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट है, अच्छी बात है। 0 से π/2 तक साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स पॉजिटिव ही रहेगा तो साइन क्यूब एक्स भी पॉजिटिव रहेगा। तो अब दोनों का लिमिट से सेम है, तो हमें बस क्या कंपेयर करना है कि साइन क्यूब एक्स और साइन x⁸ में कौन बड़ा होगा। तो ऑफ कोर्स साइन एक्स इज ए फ्रैक्शन, साइन एक्स फ्रैक्शन है तो जो इसका वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आएगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन। पॉजिटिव फ्रैक्शन पे पावर बढ़ाने पे वैल्यू घटता है। तो मतलब साइन और साइन स्क्वायर एक्स में अगर साइन एक्स लिखा है एंड साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो साइन एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू छोटी होगी, फिर साइन क्यूब एक्स की और छोटी होगी, साइन x⁴ की और छोटी होगी। तो अगर साइन एक्स पॉजिटिव है तो जैसे जैसे हम पावर बढ़ाएंगे वैल्यू रिड्यूस होता चला जाएगा। तो हम पहले के सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, ट्रू एज इफ sin x is positive then sin cube x will be greater than sin x⁸ which implies 0 से π/2 तक sin cube x dx will be greater than 0 से लेके π/2 तक sin x⁸ dx ये आएगा। ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव क्यों बोला है, ऑफ कोर्स अगर x नेगेटिव हो जाएगा तो साइन क्यूब x तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, बट ये इवन पावर है तो भले ही ये मैग्नीट्यूड वाइज छोटा रहे बट वैल्यू के हिसाब से तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर तो उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ऑफ कोर्स इसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो खैर सब कुछ पॉजिटिव है तो डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं। सेकेंड केस में जो हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है, हमें तो इसी से मतलब ना, इसके इधर उधर क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 और 1 के बीच में x विल बी ए फ्रैक्शन। तो देखो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो e⁴x² तो सेम ही चीज लिखा है दोनों तरफ। ठीक है, बस इस फंक्शन में हमने x⁴ से और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया। अब 0 और 1 के बीच में x⁴ एक फ्रैक्शन होगा, तो x² से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि हमने एक फ्रैक्शन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा तो ये इससे छोटा हो जाएगा, ये इससे छोटा हो जाएगा तो इसका इंटीग्रल भी छोटा होना चाहिए, तो ये फॉल्स है। तो इस वाले केस में सेकेंड पार्ट इज फॉल्स एज इन 0 से लेके 1 तक x⁴ e⁴x² विल बी लेस देन e⁴x², विच वुड इम्प्लाई 0 से लेके 1 तक x⁴ e⁴x² dx विल बी लेस देन 0 से लेके 1 तक e⁴x² dx। ये आएगा आंसर। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये हमारी पहली इनइक्वालिटी थी जिसमें हमने क्या बोला कि f और g में जो भी फंक्शन बड़ा होगा उसका एल्जेब्रिक एरिया भी ज़्यादा आएगा। ठीक है,
इसका मतलब ये भी है कि अगर ऐसे इनइक्वालिटी लिखा हुआ है तो हम दोनों तरफ डेफिनेट इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये ठीक है, वी कैन यूज डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रोवाइडेड इंटीग्रेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होना चाहिए। ये ठीक है। अगर ऐसे इनइक्वालिटी लिखा हुआ है तो ये समझ आता है कि हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। डेफिनेट इंटीग्रेशन को तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों किया हमने। हम बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक एरिया ज़्यादा आएगा जिसका ग्राफ ऊपर होगा, ठीक है। इनडेफिनेट को ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इनडेफिनेट में तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू तो हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं कि एक साइड जोड़ के उसको, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर इनइक्वालिटी दे रखा है ऐसे तो इसको डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन इज अगेन नॉट वैलिड। एफ ग्रेटर देन जी अगर लिखा हुआ है तो जो एफ डैश है वो जी डैश से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। तो हम ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अगर मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, ये है ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, अगर मैं बोल दूं इसको एफ, और ये है माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, अगर मैं बोल दूं इसको जी, तो इस डायग्राम के हिसाब से एफ विल बी ग्रेटर देन जी बट एफ डैश विल बी लेस देन जी डैश। ये डिक्रीजिंग है तो एफ डैश नेगेटिव होगा, ये इंक्रीजिंग है तो जी डैश पॉजिटिव होगा। तो एफ जी से बड़ा है बट एफ डैश छोटा है, तो बराबर भी हो सकता है, कहीं बड़ा भी हो सकता है। तो इनइक्वालिटी को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो अभी तो बस हमने क्या बताया कि इनइक्वालिटी में दोनों तरफ हम डेफिनेट इंटीग्रेट कर सकते हैं प्रोवाइडेड डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होना चाहिए। टुवर्ड्स लेफ्ट होगा तो ऑफकोर्स वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर मेरे को पता है कि टुवर्ड्स लेफ्ट है तो हम साइन पलट देंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का इफेक्ट आ जाएगा उसमें। फिर आते हैं हम इनइक्वालिटी 2 पे। इनइक्वालिटी 2 क्या बोलेगा कि अगर हमने ए से बी तक मॉड एफ एक्स को इंटीग्रेट किया, या फिर हमने ए से बी तक एफ एक्स को इंटीग्रेट किया, फिर पूरे का मॉड ले लिया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिस given a is less than b। ठीक है, given a is less than b। इससे पहले वाले में भी शायद मैंने a लेस देन b ही लिखा था। अगर गलती से a ग्रेटर देन b लिख दिया उससे फर्स्ट इनइक्वालिटी में, तो उसको रिवर्स कर लेंगे। ऑफ कोर्स अपर लिमिट बड़ी होनी चाहिए। तो इसने क्या बोला कि फंक्शन का मॉड लेके हमने इंटीग्रेट किया, या हमने इंटीग्रेट करके फिर मॉड लिया। तो मॉड लेके इंटीग्रेट किया ये जाता आएगा। इसमें देखो सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं कि मॉड एफ एक्स लेने में क्या होगा कि अगर कुछ ग्राफ नीचे है एक्स एक्सिस के तो मॉड लगाने से ऊपर आ जाएगा। फिर अगर हमने इंटीग्रेट किया तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही जुड़ेगा। इसमें क्या है कि अगर हमने पहले इंटीग्रेट कर लिया और ग्राफ ऊपर भी है नीचे भी है, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें से नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो कैंसिल हो ही जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू बचा है उसका मॉड लिया है, तो जो एरिया कैंसिल होना था वो तो कैंसिल हो ही गया, तो इसलिए ये छोटा रहेगा। ठीक है, ग्राफिकली भी समझ सकते हैं कि मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है a से लेके b तक, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे करके कुछ आ जाएगा। मॉड लेने में ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या बताया था कि नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो अगर मान लिया ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, एरिया की बात करें ये A3 है, तो ऑफ कोर्स ये भी A1, A2 और A3 होगा। तो A2B मॉड fx dx, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इनइक्वालिटी का वो कितना हो जाएगा? A2B मॉड fx dx, तो वो हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, सब कुछ ऊपर ही है। एंड जो राइट हैंड साइड है दैट इज A2B fx dx का
कंप्लीट मॉड विल बी इक्वल्स टू, अगर पूरे का कंप्लीट मॉड लिया तो ये नेगेटिव के साथ आ जाएगा a1 माइनस a2 प्लस a3। तो यहां से क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये इसका सो कॉल्ड प्रूफ हो गया। ठीक है, इसमें इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? विल होल्ड इफ ग्राफ ऑफ, जब भी हम इसमें ये पूछते हैं इक्वालिटी कब होल्ड करेगा तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, जब पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर हो। ये ठीक है, ऐसा नहीं है, पूरा ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो भी चलेगा, पूरा ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो भी चलेगा, क्योंकि अगर पूरा ही ग्राफ नीचे है तो मॉड लगाने पे क्या होगा, कुछ भी एरिया कैंसिल नहीं होगा बेसिकली। तो मॉड लगा दिया तो नीचे वाला वैल्यू इंटीग्रेशन में नेगेटिव आएगा, उसके मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वैसे ही ग्राफ पहले ऊपर चला जाएगा फिर वैल्यू आ जाएगा, तब भी वैल्यू बराबर आएगा। तो इक्वालिटी विल होल्ड इफ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स लाइज कंप्लीटली on one side of x-axis between A and B। A और B के कंप्लीटली एक ही साइड पे लाई करता है तो, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। थर्ड इनइक्वालिटी, थर्ड इनइक्वालिटी में क्या है कि अगर मान लिया एक फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे है, मान लिया कुछ ऐसे, ठीक है, ये मान लिया a हो गया, ये मान लिया b हो गया, ठीक है, ये ऑफ कोर्स एक्स एक्सेस हो गया। तो इस इंटरवल में a से लेके b में उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मान लिया ये है स्मॉल m, और
मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये है कैपिटल एम। ठीक है, तो अब जो देखो ये इंटरवल का लेंथ कितना हो गया, b माइनस ए। तो मान लिया यहाँ पे ऐसे लिखा है a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1 एंड मान लिया ये i1 और मान लिया ये j1। ठीक है, a से b के बीच में, कर्व के नीचे कौन सा एरिया आ रहा है, तो वो ये वाला एरिया आ रहा है। ठीक है, ये शेडेड एरिया आ रहा है। अब ये शेडेड एरिया डेफिनेटली जो a1 g1 e1 b1 ये जो बड़ा रेक्टेंगल है इससे कम आएगा, रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा आएगा। और जो ये एक छोटा रेक्टेंगल a1 i1 j1 c1 b1 इस छोटे रेक्टेंगल से एरिया ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब ये जो छोटा रेक्टेंगल है इसका विड्थ तो हो गया b माइनस ए और ये हाइट हो गया स्मॉल एम। स्मॉल एम है क्या, वैसे ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है ओवर दिस इंटरवल, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है। और कैपिटल एम क्या है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ओवर दिस इंटरवल। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट को लेके जो हमने रेक्टेंगल बनाया उससे तो ये एरिया कम आएगा, और जो मिनिमम हाइट को लेके जो हमने रेक्टेंगल बनाया उससे ये एरिया ज़्यादा आएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ in A to B minimum and maximum value of function fx is small m and capital M respectively, then a to b fx dx is less than or equals to ये। ठीक है, ये स्मॉल टाइम्स m माइनस ए और कैपिटल टाइम्स m माइनस ए जो है ये बेसिकली रेक्टेंगल्स के एरिया हो गए। ये ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये छोटे वाला a1 b1 c1 j1 i1, एरिया ऑफ a1 b1 c1 j1 i1 एंड वापस a1। ठीक है, और इसी तरीके से कैपिटल M जो हो गया वो बड़े रेक्टेंगल का एरिया हो गया, तो ये हो गया एरिया ऑफ a1 b1 d1 e1 f1 g1 h1 एंड वापस a1। ये ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया होगा। बीच में जो लिखा है वो एरिया हो गया कर्व के नीचे का एरिया, मतलब a1 b1 c1 d1 फिर j1 फिर f1 h1 i1 a1। तो मतलब अगर हम ऐसे है ना a1 b1 c1 d1 j1 f1 h1 ये एरिया हो गया, तो ये इन दोनों एरिया के बीच में लाई करेगा। इसको हम i1 से प्रूव कर सकते हैं बड़े आराम से। ये ठीक है, इसको प्रूफ हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्रूफ कि जो fx है वो स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में लाई कर रहा है, तभी ये मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया a से b तक, तो a से b तक m dx इज लेस देन और इक्वल्स टू a से b तक fx dx इज लेस देन इक्वल्स टू a से b तक कैपिटल M dx। अब ये तो कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपली कितना हो जाएगा m टाइम्स b माइनस ए। ये भी कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा स्मॉल m टाइम्स b माइनस ए। तो हो गया सो कॉल्ड प्रूफ। अब कुछ इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करते हैं
तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव, 0 से लेके 1 तक dx अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, एंड इसका इंटीग्रेशन हमें ये प्रूव करना है कि पाई बाई 6 एंड पाई अपॉन 4 रूट 2, पाई रूट 2 अपॉन 8 इसके बराबर है, इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले तो अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में कहाँ से पूछा जाएगा, छोड़ दो, तो ऐसा नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और मल्टी करेक्ट में और बहुत टफ क्वेश्चन बन जाएगा कि हम एक ऑप्शन में ये लिख के दे दें, मतलब हमने पूछ लिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और फिर ये लिख के दे दें कि दिस इज लेस देन पाई अपॉन 4 रूट 2। ठीक है, एडवांस में पूछा जा सकता है बिल्कुल, तो इट इज़ वेरी मच रेलेवेंट, पहला चीज़। तो दूसरा क्या हो गया कि अगर उसने बोला कि इस इंटीग्रल को इन दोनों के बीच में प्रूव करना है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि इसको इंटीग्रेट कर लें और फिर सीधा सीधा आंसर देख लें कि किससे छोटा है किससे बड़ा है। तो उसमें दिक्कत क्या है, पहला चीज़ तो ऐसा हो सकता है कि जो इसमें फंक्शन दिया जाए वो नॉन इंटीग्रेबल हो, मतलब यहाँ पे ऐसा फंक्शन दे रखा हो जो इंटीग्रेट ही ना हो पा रहा हो, तो फिर हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को किसी और दो फंक्शंस के साथ, ये ठीक है, कंपेयर करके, अगर मान लिया ये लोअर बाउंड चाहिए तो आई रिक्वायर ए फंक्शन जो इससे छोटा होना चाहिए एंड जिसका इंटीग्रल इसके साथ मैच भी हो जाए, तभी आएगा। अच्छा, मैच ना भी हो तो फिर डिपेंड करता है कि जो हमारा नंबर आया है वो इससे बेटर आया है या खराब आया है। अगर खराब आया है तो फिर हमें इससे प्रूव नहीं होता, फिर वो हमें दोबारा प्रूव करना पड़ेगा। मतलब अगर इसने बोला कि प्रूव दैट अल्फा 2 से बड़ा है, ठीक है, मान लीजिए इसने बोला कि ये प्रूव करो कि अल्फा 2 अल्फा 1 से बड़ा है, एक बार प्रूव किया अल्फा 3 से बड़ा है, मान लिया समहाउ इफ आई एम एबल टू गेट इट, तो ये प्रूफ तो नहीं चलेगा कि अल्फा अगर 1 से बड़ा है तो इट डज नॉट गारंटी कि वो 2 से भी बड़ा होगा, बट ये चल जाएगा कि अल्फा अगर 3 से बड़ा है तो वो 2 से बड़ा भी होगा ही होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैच ना करे ऐसा भी हो सकता है ये, ठीक है, फिर भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो वापस कमिंग बैक टू द क्वेश्चन व्हाट आई वाज सेइंग कि हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करके क्यों नहीं कंपेयर कर सकते, तो उसके पीछे एक रीज़न तो यही है कि जो मैंने बताया कि ऐसा हो सकता है कि ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन हो, पहली बात। ऐसा हो सकता है कि ये इसको इंटीग्रेट करके कुछ मान लें ऐसे आ जाए 5 माइनस साइन 3, कुछ ऐसे करके वैल्यू आ जाए। अब 5 माइनस साइन 3 को मान लिया हमें पाई बाई 6 और इस तरह की चीज़ों से कंपेयर करना है, तो इट इज़ नॉट ईजी। साइन मतलब लॉग के अंदर कुछ आ जाए, साइन के अंदर कॉस के अंदर कुछ आ जाए, इस तरह की वैल्यू जो हमें ना पता हो, तो फिर उसको कंपेयर कैसे करेंगे, एक रीज़न ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी अगर इनइक्वालिटी दे रखा है तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि जो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है गिवन इंटरवल में, इसकी हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालें, स्मॉल m एंड कैपिटल M निकालें, फिर उसको b माइनस ए से मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये दोनों मैच किया या नहीं किया। तो उसको अगर मल्टीप्लाई करके देखा और मैच कर गया तो वेल एंड गुड, फिर क्वेश्चन ईजी है, ऐसे ही प्रूव हो गया। अगर वो मैच नहीं किया तो उसका मतलब क्या है कि जैसे मान लिया फंक्शन ये है, तो हमने तो सीधा सीधा इससे मैच करा दिया, मिनिमम वैल्यू निकाल लिया, और अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये एरिया निकाल लिया। ठीक है, अगर मैच नहीं किया, हो सकता है कि जो उसने प्रूव किया है वो कुछ ऐसे कोई फंक्शन लिया हो तो उसकी वजह से एरिया ज़्यादा आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि मेरे को अपना एस्टिमेशन बेटर करना पड़ेगा और कोई बेटर फंक्शन सोचना पड़ेगा। मतलब नटशेल में मैंने क्या बोला कि अगर इस तरह की इनइक्वालिटी है, पहला चीज़ तो हमने क्या बोला कि फंक्शन हो सकता है नॉन इंटीग्रेबल हो, दूसरा हमने बोला कि हो सकता है कि इंटीग्रेबल हो जाए, इंटीग्रेट हो भी जाए आराम से, बट उसको प्रूव करने में दिक्कत आ रहा हो, ये ठीक है, उसकी वैल्यू निकालने में दिक्कत आ रहा हो कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा या नहीं करेगा, इस तरह की चीज़ होगी। फिर हमने क्या बोला कि अगर प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्मॉल m और कैपिटल M से चेक करके देखेंगे कि बाउंड मैच हुआ या नहीं हुआ। ईजी क्वेश्चन होगा तो हो जाएगा मैच। अगर वो नहीं मैच हुआ देन आई एम सपोज टू थिंक ऑफ ए फंक्शन, ये ठीक है, जो एक इससे छोटा हो। जब ये प्रूव करना है तो आई एम सपोज टू थिंक ऑफ ए फंक्शन जो इससे छोटा हो, प्लस जो इसका इंटीग्रेशन पाई बाई 6 या उससे बेटर आ सके। ठीक है, तो पाई बाई 6 से वैल्यू छोटी है या पाई बाई 6 से वैल्यू बड़ी आ जाए हमारी, तो एक केस में मैंने अभी बताया था कि प्रूव हो जाएगा, दूसरे केस में नहीं होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि एग्जैक्टली मैच ही कराना हो। तो जैसे इन दोनों क्वेश्चन में पहले मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। ठीक है,
ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, पहली बात तो। दूसरी बात देखो b माइनस ए जो है वो 2 है, ठीक है, तो हमें ये 2 दिखाई दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मतलब पहले हम सेकंड फंक्शन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का रूट कितना कितना हो गया, पैराबोला अपवर्ड 0 एंड 1 हो गया। हमें कहां से कहां तक इंटरेस्ट है, केवल 0 से 2 तक, तो 2 मान लिया ये हो गया, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन ओनली, हमें इतने से ही मतलब है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है फंक्शन का, कैपिटल एम का, तो x की जगह 2 रख दिया इसमें, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर 2 रखा तो 4 में से 2 गया 2, तो इट इज 2। और जो लीस्ट वैल्यू है वो हाफ पे आएगा, पैराबोला डाउनवर्ड है, और ये वाली वैल्यू कितनी है, मतलब ये तो इसका ग्राफ है, हाफ रखा तो 1/4 माइनस हाफ, तो -1/4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर इन 0 से 2 बात चल रहा है, कहां से कहां तक जा रहा है, -1/4 से 2 तक जा रही है। तो ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, ई रेस्ट टू पावर एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो उसकी पावर में जब सबसे छोटा नंबर आएगा तो वो सबसे छोटी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, जब सबसे बड़ा नंबर आएगा तो सबसे बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो इसको, ये तो हमने फंक्शन में बोला था रेंज निकालते समय, यहां से यहां तक आ गया। अब दिस विल वर्क एज स्मॉल एम, दिस विल वर्क एज कैपिटल एम। तो अगर हम 0 से लेके 2 तक ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स को ऐसे कंपेयर करें, स्मॉल एम बी माइनस ए एंड कैपिटल एम बी माइनस ए, तो b माइनस ए तो हो गया, ये तो कितना हो गया 2, और कैपिटल M हो गया ई स्क्वायर, ये ठीक है। स्मॉल m हो गया मिनिमम वैल्यू क्या है, ई रेस्ट टू पावर -1/4, और b माइनस ए ऑफकोर्स कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये मैच कर गया एग्जैक्टली। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इट इज एन ईजी क्वेश्चन। अच्छा, इक्वल्स टू हटा सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर जब ही होगा जब फंक्शन हमेशा अपनी मिनिमम वैल्यू ले पूरे इंटरवल में। तो अगर मिनिमम वैल्यू ले रहा है तभी वो रेक्टेंगल के बराबर आएगा, और यहाँ पे तो ऑफकोर्स ऐसा है नहीं कि, ऐसा तो नहीं कि कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड करेगा ही नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो इससे ज़्यादा होगा ही होगा। तो इसलिए 2 इंटू ई रेस्ट पावर -1/4, 0 से लेके 2 तक ई रेस्ट पावर डी एक्स इज लेस देन 2 इंटू ई स्क्वायर, ये आ गया वैल्यू, ठीक है। तो दिस वॉज सेकेंड क्वेश्चन विच वॉज फेयरली, आई वुड से सिंपल। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, तुम ऐसे सोचो, अगर मैं इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो ऑफकोर्स 0 और 1 के बीच में एक्स स्क्वायर और एक्स की दोनों की मिनिमम वैल्यू एक साथ 0 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू एक साथ 1 आएगी। तो हम थोड़ा बहुत ऐसी हवा में करके देख सकते हैं कि अगर मैं इनकी जगह 0 रख दूं तो एक बाउंड में 4 बचेगा डिनोमिनेटर में, तो 1/√4 कितना हो गया, हाफ। और दूसरे बाउंड में अगर मैं 1 रख दूं तो यहाँ पे 2 बचेगा रूट के अंदर, तो 1/√2 हो गया। तो ये वाला जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या होगा, 1/√2 और हाफ के बीच में होगा। 1/√2 एंड हाफ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी इस इंटरवल के ऊपर। बट उसको अगर हम b माइनस ए से मल्टीप्लाई करें तो ये मैच ही नहीं होगा, इसमें तो पाई आ रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि जो हमने मिनिमम और मैक्सिमम से निकाला है दैट इज़ नॉट अ गुड, जिसे बोलते हैं एस्टिमेशन, हमने काफ़ी दूर जाके वैल्यूज़ ले लिया है। ठीक है, तो आई एम सपोज टू डू बेटर, ये ठीक है, टू प्रूव दीज थिंग्स। अच्छा, जो आंसर प्रूव करना है वहाँ से भी थोड़ा बहुत हिंट लग सकता है। ठीक है, कैसे हिंट लग सकता है, जैसे मैं इस क्वेश्चन पे तो खैर हम बाद में आएंगे, बट जैसे ये 1/3 लिखा है और यहाँ लिखा है x sin x प्लस कॉस एक्स, तो ऑफकोर्स ये इंटीग्रेट तो होगा नहीं ऐसे, और साइन प्लस कॉस को ही करना पड़ेगा हमें क्या,
अप्रोक्सीमेट, मतलब इसी के ऊपर हमें बाउंड लगाना पड़ेगा कि मिनिमम वैल्यूज़ की है, मैक्सिमम वैल्यू है। बट अगर ये मान लिया हट जाए, सम हाउ इफ आई एम एबल टू गेट यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, तो वो बाई 3 यहाँ दिखाई दे रहा है, समथिंग लाइक दिस। इस तरह की चीज़ें सोच सकते हैं। या जैसे जैसे पाई बाई 6 है, ये जो लिखा हुआ है इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में अगर मैंने सीधा 0 और 1 रखा तो नहीं मैच किया, ये ठीक है, वो काम नहीं किया। बट 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए पावर बढ़ाने पे वैल्यू छोटा होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, जैसे एक्स स्क्वायर को मैं एक्स से रिलेट कर सकता हूँ कि बड़ा है या छोटा है, ऑफकोर्स एक्स स्क्वायर छोटा होगा, तो हम एक बाउंड उधर से बना सकते हैं। एक्स क्यूब को भी हम एक्स स्क्वायर से भी रिलेट कर सकते हैं, एक्स से भी रिलेट कर सकते हैं, कांस्टेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। तो किससे रिलेट करेंगे उसके लिए तो देखो थोड़ा बहुत हिंट यहाँ से मिल जाएगा कि पाई कहाँ से आ रहा होगा। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कांस्टेंट है तब तो मैंने बताया कि अभी 1/√2 और 1/2 करके आंसर आया, तो आंसर मैच नहीं किया। अगर यहाँ पे मान लिया लीनियर आ जाए कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दोनों को हम एक्स से कंपेयर कर लें, तो ये 1/रूट लीनियर का मतलब क्या है, एक्स रेज़ टू n वाला फॉर्मूला लगेगा, और उसमें भी जब हम 0 और 1 रखेंगे तो पाई वाई जनरेट नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर में 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर में क्या बोलते हैं, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा। साइन इनवर्स में पाई वाले टर्म आएंगे जब हम ये लिमिट्स रखेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए हमारे दिमाग में क्या है कि नीचे एक्स स्क्वायर तो रहना ही चाहिए। और अगर हम इंटीग्रेशन करने की बात करें तो एक्स क्यूब की वजह से इट विल नॉट बी इंटीग्रेटेड, ठीक है। अगर 1/रूट स्क्वायर रूट के अंदर क्यूबिक है तो ऐसा कोई इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो हमें एक्स क्यूब को ही ठिकाने लगाना है, कहने का मतलब ये। अब एक्स क्यूब को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, एक बार हमें लिखना है कि एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन समथिंग, एक बार हमें लिखना है कि एक्स क्यूब इज लेस देन समथिंग, ठीक है। उसी से एक इधर बाउंड जनरेट होगा, एक इधर जनरेट होगा। तो एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन समथिंग, तो उसमें सबसे इजी चीज क्या है, 0। एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन 0, तो हमने दोनों तरफ माइनस लगा लिया, तो माइनस एक्स क्यूब इज लेस देन 0, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, इसी को जनरेट करें 4 माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ लिया, इज लेस देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट लिया, इनइक्वालिटी का साइन ऐसे ही रहेगा, फिर रेसिप्रोकल ले लिया, तो रेसिप्रोकल लेने की वजह से पलट जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट किया 0 से 1 के बीच में dx/√4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन 0 से लेके 1 तक dx/√4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/a, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। 0 और 1 के बीच में रखा तो साइन इनवर्स हाफ माइनस साइन इनवर्स 0 इज 0, तो साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, π/6। तो दिस इज ग्रेटर देन π/6। तो बल्ले बल्ले हमारा ये सीधा प्रूव हो गया, ये चल जाएगा। अब दूसरे की तरफ आते हैं। अब दूसरे पे मेरे को ये प्रूव करना है कि मतलब दूसरे बाउंड अपने आप आ जाएगा। एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 से लेफ्ट वाला आ गया तो एक्स क्यूब लेस देन समथिंग से राइट वाला अपने आप आ जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन जस्ट रिवर्स कर रखा है हमने। तो एक्स क्यूब को किससे छोटा प्रूव कर सकते हैं, ये ठीक है, किससे छोटा ले सकते हैं, तो वन ऑफ द ऑब्वियस चॉइसेस 1, ठीक है। तो फिर हम बोलेंगे एक्स क्यूब ग्रेटर देन -1, 4 माइनस एक्स स्क्वायर फिर जोड़ा तो ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर -1, तो ये हो गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। रेसिप्रोकल लेके स्क्वायर रूट लिया या स्क्वायर रूट लेके रेसिप्रोकल ले लिया। स्क्वायर रूट की वजह से तो कुछ नहीं होगा, रेसिप्रोकल की वजह से साइन फिर रिवर्स हो जाएगा 1/√3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेट किया 0 से लेके 1 तक dx/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब लेस देन 0 से लेके 1 तक dx/3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा साइन इनवर्स x/√3 एंड दिस इज बिटवीन 0 एंड 1, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√3, ठीक है।
अब ये वाली वैल्यू तो हमें पता नहीं है कि साइन इनवर्स 1/√3 कितना होता है, तो इसने तो हमें काइंड ऑफ धोखा दे दिया। ये ठीक है, ये प्रूव नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो अगर ये प्रूव नहीं हुआ तो हमने फिर दूसरा देखा कि अगर एक्स क्यूब को छोटा चाहिए तो एक्स क्यूब इज ऑल्सो लेस देन एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर शुरू हो गए, माइनस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ा, तो अभी तो वैसे एक्स क्यूब को एक्स से भी छोटा कर सकते हैं, ये ठीक है। बट हमें ये समझ में आना चाहिए कि बेसिकली ऐसे होगा, एक्स क्यूब लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स लेस देन 1, तो 1 तो खूब दूर था, ठीक है। एक्स स्क्वायर, इन सब में एक्स स्क्वायर सबसे क्लोज होगा, ठीक है। अगर मान लिया आंसर, राइट हैंड साइड वाला आंसर एक्स से अगर मैच कर गया तो एक्स स्क्वायर से भी हमारा प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमारा और बेटर आ जाएगा। वो बोलेगा कि प्रूव करो कि ये 6 से छोटा है, और हम क्या प्रूव कर देंगे कि ये 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो 6 से छोटा तो अपने आप ही हो जाएगा। तो इसलिए अगर एक्स से आ रहा होगा तो एक्स स्क्वायर से भी डेफिनेटली आ जाएगा, ये ठीक है। 1 से दूर चला जाएगा, मतलब उसने बोला कि एक्स क्यूब लेस देन 5 है और हमने प्रूव कर दिया एक्स क्यूब लेस देन 7 है, ये ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। कैसे पता लगा कि ये वाला वैल्यू बड़ा है उससे, वो नहीं पता लगा हमें, ठीक है। बट इसकी वैल्यू मेरे को पता ही नहीं, इसलिए मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अभी हमने ये लिया तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर रूट लेके रेसिप्रोकल लिया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज लेस देन 1/√4 माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट किया तो 0 से लेके 1 तक dx/√4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज लेस देन 0 से लेके 1 तक dx/√2 बाहर निकाल दिया 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 0 से लेके 1 तक, सॉरी x/√2 आएगा। 1 रखने पे 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 π/4 होता है, तो π/4√2, 0 रखने पे 0। अब ये π/4√2 मैच कर रहा है इससे, तो इन दोनों को मिला के क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। एंड अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग पे जोर डालोगे तो तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि इससे प्रूव नहीं होगा। हम जो ये आंसर लेके आए हैं, दिस इज क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू, तो ये डेफिनेटली दूरी होगा, तो साइन इनवर्स 1/√3 इससे बड़ा ही होगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या बोला, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में डिफरेंस कम होगा, एक्स क्यूब और 1 में ज्यादा डिफरेंस होगा, तो 1 वाली जो वैल्यू होगी वो ज्यादा दूर होगी, इसलिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है x रेज टू पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 0 से 1 तक का लिमिट है, x रेज टू पावर समथिंग है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से तो छुटकारा पानी पड़ेगा, वरना ये इंटीग्रेट कैसे होगा, ये ठीक है। अगर मान लिया साइन कहीं यहाँ लिखा होता, कॉस एक्स डी एक्स के साथ लिखा होता, फिर तो वी कुड हैव थॉट ऑफ एफ एंड एफ डैश वाला पेयर, तो वो तो होगा नहीं। तो जो इनइक्वालिटी हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो साइन और कॉस की तरफ से ही करेंगे, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, मैंने ये बोला था कि जो हमें लिमिट्स हैं उससे भी कुछ हिंट लग जाएगा, जैसे 1/3 है तो वो शायद एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन से आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3। 1/2 है तो वो शायद एक्स के इंटीग्रेशन से आ जाएगा, तो ये भी हम सोच सकते हैं डायरेक्शन में जाने के लिए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, देखो जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है, इसको आई कैन राइट डाउन √2 साइन एक्स प्लस π/4, ठीक है। इसका जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, 0 पे वैल्यू 1 हो जाएगी एंड कहाँ पे, π/4 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, √2, ठीक है। जो 1 वैल्यू है π/4 तो 1 से छोटा हो गया, यहाँ पे कहीं π/2 होगा, तो 1 कहीं यहाँ पे होगा, तो इतने ग्राफ पे आई कैन सी कि √2 साइन एक्स प्लस π/4 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके √2 तक जाएगी। मतलब साइन प्लस कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके
√2 तक। तो साइन प्लस कॉस के स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? वो जाएगी 1 से लेके 2 तक। तो x रेज टू पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? अब देखो यहाँ थोड़ा सा ट्रिक है कि 0 से 1 के बीच में x जो है वो छोटा है, तो x 1 से छोटा है, x इज ए पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो उसका हम पावर जितना बढ़ाएंगे वैल्यू उतना घटेगा, मतलब इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, पावर बढ़ाने पे वैल्यू घट रहा है। तो जो पावर है वो 1 से 2 तक जा रहा है, तो 1 से 2 तक जाने में इस पूरे का वैल्यू रिड्यूस होगा, तो इसलिए इस पूरे का वैल्यू एक्स स्क्वायर से लेके एक्स रेज टू पावर 1 तक जाएगा। ये ठीक है, दिख रहा है। 1 से लेके 2 तक जाने में 1 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, 2 पे मिनिमम आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर से लेके एक्स तक जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर एंड विल बी लेस देन एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लिया तो 0 से 1 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स इज लेस देन 0 से लेके 1 तक एक्स रेज टू पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज लेस देन 0 से लेके 1 तक एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3, और उसको अगर हमने 0 से 1 तक इंटीग्रेट किया तो 1/3। ऐसे ही ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, उसको हमने 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट किया तो हाफ। तो यही प्रूव करना था, तो हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। तो दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। थर्ड पार्ट इज डन। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। अब फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट में हाफ इज लेस देन 0 से लेके 2 तक dx अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 5/6। अब इसमें क्या है, देखो 0 से लेके 2 तक है, तो 0 से लेके 2 तक में क्या होगा, 0 से 1 तक भी जाएंगे, 1 से 2 तक भी जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर को हम डायरेक्टली एक्स वगैरह से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं पे तो एक्स स्क्वायर जब 0 से 1 तक जाएंगे तब तो एक्स स्क्वायर छोटा होगा, 1 से 2 तक जाएंगे तब एक्स स्क्वायर बड़ा होगा। तो नेट हम ऐसा नहीं सोच सकते कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस कर दें एक्स से, 2 प्लस एक्स स्क्वायर या 2 प्लस एक्स जैसी कोई चीज़ ले आए, और वैसे भी अगर 2 प्लस एक्स जैसी चीज़ कोई ले भी आए तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उसमें लॉग वगैरह इन्वॉल्व हो जाएगा, और लाने के लिए भी हमें 1 पे ब्रेक करना पड़ेगा। और 0 रख के देख लो तो हाफ आ जाएगा, सही है। 0 रख के देखोगे तो हाफ आ जाएगा, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो एक बार तो चलो हम ऐसे ही करते हैं कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, ये पक्की बात है। तो 1 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन हाफ, तो 0 से लेके 1 तक dx अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन, सॉरी 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक हाफ dx बराबर 1। तो हमारा प्रूव हुआ कि ये 1 से छोटा है, और हमें प्रूव करना है कि 5/6 से छोटा है, तो नॉट डन। ये तो प्रूव नहीं हुआ, ये नहीं चलेगा। हमने, उसने बोला कि 5/6 से छोटा है, ये प्रूव करो, हमने बोला कि इसके इधर है, तो इसके इधर है, तो ये प्रूव थोड़ा ना होगा 5/6 से छोटा है, हो सकता है यहाँ पे हो, तो ये प्रूफ नहीं चलेगा। ऐसे ही 2 रख के देख लो, वो भी नहीं चलेगा। तो फिर हम क्या करें? ये जो फंक्शन है ये काफ़ी इजी है इंटीग्रेट करने में। तो हमने क्या किया कि 0 से लेके 2 तक dx अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट ही कर दिया, 1/√2 tan इनवर्स x/√2, ये आ गया 1/a, और 0 से लेके 2 तक, तो दिस इज 1/2 tan इनवर्स 2 अपॉन √2 आ जाएगा √2, 0 आ जाएगा 0, तो tan इनवर्स √2 आ गया। अब tan इनवर्स √2 की तो हमें वैल्यू नहीं पता, ठीक है, प्लस हमें दोनों तरफ बाउंड चाहिए, इधर भी चाहिए और इधर भी चाहिए। तो
जिनकी वैल्यू हमें पता है tan इनवर्स में, वो ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 जो है वो √2 से छोटा है, तो tan इनवर्स 1 tan इनवर्स √2 से छोटा होगा। एंड tan इनवर्स में हमें √3 पे भी वैल्यू पता है, तो इसलिए √3 भी लिख दिया। वैसे तो हमें 1/√3 पे भी वैल्यू पता है, बट वो इसके और लेफ्ट पे चला जाएगा, तो अभी तो हमने यही रखा, ठीक है। फिर हमने 1/√2 tan इनवर्स 1/√2 tan इनवर्स √2 इज लेस देन 1/√2 tan इनवर्स √3, ऐसे आ गया। मेरे को प्रूव क्या करना है कि ये वाला जो नंबर है ये, ठीक है, इंटीग्रेट करके यही नंबर आया, तो ये जो इंटीग्रल है दैट इज दिस, ये नंबर 5/6 और हाफ के बीच में आना चाहिए, और हमने प्रूव कर दिया कि इन दोनों के बीच में आ गया। अब अगर ये वाला नंबर हाफ से बड़ा हो जाए एंड ये वाला नंबर अगर 5/6 से छोटा हो जाए तो बात बन जाएगी, तो फिर इसी से प्रूव हो जाएगा ये, ठीक है। फिर क्या होगा, दिस इज ग्रेटर देन हाफ एंड दिस इज लेस देन 5/6, तो इसके बीच में ये आ गया, उसके बीच में ये आ गया, तो ये इन दोनों के बीच में भी आ जाएगा, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटी का साइन क्या है। यहां पे तो मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि हाफ इससे छोटा है, तभी इनइक्वालिटी सेम साइन में रहेगा, लेस देन। उल्टा हो गया तो फिर तो कुछ बोल नहीं सकते इन दोनों के बीच में। अगर मैं बोल दूं कि हाफ भी इससे बड़ा है और ये भी इससे बड़ा है, तो ये दोनों आपस में क्या है, कुछ नहीं बता सकते। अगर मैं बोलूं कि इस नंबर से ए भी बड़ा है और बी भी बड़ा है, तो ए और बी में से कौन आपस में बड़ा है छोटा है, नहीं बोल सकते ये, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलो हम देखते हैं कि हमने अज्यूम किया कि हाफ 1/√2 इंटू π/4, मतलब दिस इज नथिंग बट π/4√2 हो गया। tan इनवर्स π/4 होता है, ऐसे ही दिस इज नथिंग बट ये π/3√2 हो गया, ठीक है। तो अगर हाफ इससे छोटा हो जाए तो बात बन जाएगा, ठीक है। तो 2 और 2 ऐसे चला गया, तो 2√2 इज लेस देन पाई, दिस इज 1.4 इंटू 2 इज 2.8 और ये 3.14 है, तो उसका मतलब क्या है कि ये सही है। दैट मीन्स हाफ इंडीड इज लेस देन दिस, ठीक है। ये तो इस वाले केस में हो गया। अब इधर आ जाओ, व्हाट आई वांट कि π/3√2 लेट, मतलब कंसीडर किया हमने, इज लेस देन 5/6, वही प्रूव करना है। तो कैसे करें, 3 इंटू 2, तो 2π इज लेस देन 5√2, तो ये हो गया 2 इंटू 3.14 इज लेस देन 5 इंटू 1.414, तो 14 इंटू 5 है 70, तो 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 6.28 आ जाएगी, तो 6.28 इज लेस देन 7, बिल्कुल सही है। तो बल्ले बल्ले, दोनों तरफ से सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहां से अब हमारे पास क्या आया इन दोनों रिजल्ट को यूज करके कि 1/√2 tan इनवर्स √2 is less than π/3√2, which in turn is less than 5/6, and it is greater than π/4√2, which in turn is greater than half. तो यहां से हम ऐसे बोल सकते हैं, उसका मतलब क्या है, हाफ इज लेस देन 1/√2 tan इनवर्स √2 एंड इज लेस देन 5/6, ठीक है। तो ये जो है वो तो इंटीग्रल लिखा हुआ है 0 से लेके 2 तक, dx/2 प्लस x² इज ग्रेटर देन हाफ एंड इज लेस देन 5/6, ठीक है। अच्छा, यार इनइक्वालिटी पे इक्वल्स टू लगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एक नंबर है, ये नंबर थोड़ा, मतलब ये तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। फाइनाइट वैल्यू ऐसे थोड़ा हो सकता है 5/6 से छोटा भी और बड़ा भी है, सॉरी 5/6 से छोटा भी है एंड बराबर भी है, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिखा 3 लेस देन 4, ये करेक्ट है। अगर मैंने ये लिखा 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, ये भी करेक्ट है। तो अगर ये सही है तो यहाँ पे मैं इक्वल्स टू भी लगा सकता हूँ, दोनों एक ही बात है। बस मेरे को पता है कि इक्वल्स टू होल्ड नहीं करेगा, होल्ड तो इनइक्वालिटी ही करेगी। तो इसमें कोई मतलब प्रूफ में कोई गड़बड़ नहीं है, इट इज परफेक्टली फाइन, ये ठीक है, परफेक्टली चलेगा प्रूफ। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया इनइक्वालिटी का।
आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन ये लेते हैं। लेट f(x) is integrable on a to b closed, then prove that a to b f(x) dx minus b minus a f of c का मॉड is less than or equals to b minus a का स्क्वायर by 2 and where a is less than equals to c is less than equals to b। ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसमें शुरू करते हैं। उसने पहली बात तो क्या बोली कि a से लेके b के बीच में c कोई मिडिल में कोई नंबर है, ठीक है, परफेक्टली फाइन। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से चालू किया। इट इज मॉड ऑफ a से लेके b तक f(x) dx माइनस b माइनस a f ऑफ c का मॉड विच इज इक्वल्स टू, या यहाँ लिख लेते हैं पहले, मॉड ऑफ a से लेके b तक f(x) dx माइनस, अब देखो इस b माइनस a को हम कैसे कर सकते हैं, f ऑफ c तो एक कांस्टेंट नंबर हो गया, फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू c, ठीक है। तो इट विल बी, अच्छा एक बार लेट मी चेक कि क्वेश्चन में कुछ और गड़बड़ तो नहीं है। हाँ और गड़बड़ है, मतलब और क्या दे रखा है, दिस इंफॉर्मेशन इन लिस्ट वेयर दिस एंड f(x) satisfy mod fu minus fv is less than equals to mod u minus v for all u comma v belonging to a to b। ये है कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। तो वी मिस्ड इट, अब ठीक है। देखो अब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उसी से भी हमें काइंड ऑफ हिंट लग सकता है। जैसे इस इंफॉर्मेशन को अगर हमने क्वेश्चन में दे रखा है तो ऑफकोर्स इसका कोई यूज़ होगा, तभी दे रखा है। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए हमें f माइनस एफ करके कुछ आना चाहिए, पहला ट्रिक। दूसरा चीज़, इस वाले केस में ये एक इंटीग्रल है, इसमें से कुछ वैल्यू घटा रखा है, तो b माइनस ए से, मतलब पहले तो आई वांट कि ये f और ये f अगर एक साथ क्लब हो जाए तो इस तरह की चीज़ वी कैन अप्लाई। पहला चीज़, ये जो मॉड है और ये f के ऊपर मॉड है, तो काइंड ऑफ फीलिंग आ जाना चाहिए कि मॉड वाली जो इनइक्वालिटी है कि मॉड ऑफ f(x) का जो इंटीग्रल होता है वो इंटीग्रल के मॉड से बड़ा होता है, वो वाली की चीज़ कुछ लग रही होगी। तो हमने इस b माइनस ए को क्या किया, a से b तक fc dx ऐसे लिख लिया। fc नथिंग बट ए कांस्टेंट, और 1 का इंटीग्रेशन x होगा, उसकी जगह b और a रखेंगे तो b माइनस ए हो गया। तो नाउ आई कैन राइट डाउन a से लेके b तक, और ये पूरा मॉड है, इन दोनों को क्लब कर लिया एक साथ, तो इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा f(x) माइनस एफ ऑफ c इंटू डी एक्स का मॉड, ठीक है। मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या आया, दिस इज इक्वल्स टू होल मॉड ऑफ a से लेके b तक f(x) माइनस एफ ऑफ c dx का मॉड, ठीक है। नाउ वी विल यूज दिस रिजल्ट कि अगर हमने a से b तक मॉड f(x) dx को इंटीग्रेट किया,
या a से b तक fx को इंटीग्रेट करके फिर मॉड लिया तो दिस विल बी ग्रेटर। तो मतलब जो बाहर मॉड लगा है वो छोटा होता है, तो ये जो बाहर मॉड लगा है ये छोटा हो जाएगा, ये ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू किसके अंदर मॉड ले गए a से लेके b तक मॉड fx माइनस f ऑफ c dx। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको कैसे करेंगे? नाउ दिस इज मॉड एफ एक्स माइनस एफ यू इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू, एफ को हटा दिया इसमें से, तो अगर यहां से हम एफ को हटा दें तो इट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू ए से लेके बी तक मॉड एक्स माइनस सी इंटू डी एक्स। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस सी डी एक्स इतना होगा। अब इसके आगे क्या करेंगे? अब हमें कहां तक पहुंचना है? b माइनस ए के होल स्क्वायर बाई 2 तक पहुंचना है। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, a से लेके c तक प्लस c से लेके b तक। यहाँ तो कितना आ जाएगा? c बड़ा है तो ये तो आ जाएगा c माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ c छोटा है तो x माइनस सी डी एक्स। तो दिस इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा c माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, और एक माइनस और आएगा, उससे हमने लिमिट को पलट दिया, ऐसे लिख लिया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स को ऐसे ही रहने दिया। हाँ, सो दिस इज इक्वल्स टू, a रखेंगे तो आ जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2, c रखेंगे तो 0 आ गया, फिर इसमें b रखेंगे तो आ जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर बाई 2, c रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू दिस। तो हम ऐसे करके देख लेते हैं कि c माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर अपॉन 2 अगर लेस देन इक्वल्स टू बी माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाए तो प्रूव हो जाएगा। तो 2 कैंसिल किया, ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज लेस देन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, और कितना आ गया हमारे पास? 2c स्क्वायर, मतलब व्हाट वी हैव गॉट इज 2c स्क्वायर। 2 पूरे में से कैंसिल ही कर सकते हैं, तो c स्क्वायर माइनस a प्लस बी टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स सी, हाँ, प्लस ए बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। ये ठीक है, ये फैक्टराइज हो जाएगा c माइनस ए इंटू सी माइनस बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। क्या ये रिजल्ट सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो c है वो a और b के बीच में लाई कर रहा है, तो a और b के बीच में लाई कर रहा है, तो इसमें से c माइनस ए तो पॉजिटिव हो जाएगा, c माइनस बी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो दिस इज करेक्ट, हैंस दिस इज करेक्ट। तो उसका मतलब क्या है कि दिस विल बी लेस देन और इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो हेंस प्रूव। इनइक्वालिटी में बेसिकली हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि एक इनइक्वालिटी से दूसरी इनइक्वालिटी में जाते समय हमारा साइन प्रिजर्व रहना चाहिए। अगर लेस देन और इक्वल्स टू है तो लगातार लेस देन और इक्वल्स टू ही चलना चाहिए, कहीं पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं आना चाहिए। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड आंसर विल बी, आंसर क्या प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव।
let fx is defined on 0 से 1 is a twice differentiable function such that mod f double dash x is less than equals to 1 for all x belonging to 0 to 1 and f0 is equals to f of 1. Then prove that mod f dash x is less than 1 for all x belonging to 0 to 1. पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि स्क्वायर रूट के अंदर 3 प्लस एक्स क्यूब लिखा है, लिमिट्स 0 से लेके 3 तक है। अब 0 से लेके 3 तक में क्या होगा कि 0 से 1 तक भी जा रहा है, 1 से आगे भी जा रहा है, तो एक्स क्यूब को हम एक्स या एक्स स्क्वायर से रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 0 से 1 में तो क्या होगा कि एक्स क्यूब छोटा होगा एक्स स्क्वायर और एक्स से, और उसके आगे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या चेक किया, सीधा सीधा 0 और 3 रख के देखा। अच्छा, ये तो मैं बहुत बड़ा हिंट दे देगा, अगर हम 3 रखेंगे तो 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, तो वो ये लिखा हुआ है। और अगर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो √3 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डायरेक्टली वैल्यू 4 नहीं आ रहा, बट राइट हैंड साइड वाला एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो पहले तो हमने ऐसे देखा कि 3 प्लस एक्स क्यूब का जो स्क्वायर रूट है वो बेसिकली √3 से तो बड़ा होगा, बट √30 से छोटा होगा इन 0 to 3। हाँ, ये लिमिट इज बेसिकली 1 to 3, सॉरी ये क्वेश्चन है। हाँ, अब तो ठीक हो जाएगा। 1 रखेंगे तो अब तो बहुत इजी हो गया। अगर हमने x इक्वल टू 1 रखा तो ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। दिस इज द क्वेश्चन फाइनली। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लिया इसको, 1 से लेके 3 तक 2 dx इज लेस देन 1 से लेके 3 तक 3 प्लस एक्स क्यूब dx इज लेस देन 1 से लेके 3 तक √30 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा, उसमें 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो 1 से लेके 3 तक 3 प्लस एक्स क्यूब dx इज लेस देन 2√30, एंड यही प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या क्या बोला है कि एफ एक्स इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, अच्छी बात है। फिर उसने क्या बोला है कि सच दैट एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, और f0 और f1 बराबर है। ठीक है, देन प्रूव दैट कि f डैश एक्स इज लेस देन 1। एक तरीका तो ये हो गया कि f0 इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 होने से 0 और 1 पे वैल्यू बराबर है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हम यूजिंग रोल्स थ्योरम ये बोल सकते हैं कि f डैश c इज इक्वल्स टू 0 फॉर सम c बिलोंगिंग टू 0 से 1। 0 और 1 के बीच में कहीं पे एक जगह डेरिवेटिव 0 होगा, दिस इज फॉर श्योर। ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो ये हो गया। अब देखो हम यहाँ से चालू करते हैं, इसको उल्टा लिख लिया, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f डबल डैश x का मॉड। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके 1 तक। तो 0 से लेके 1 तक f डबल डैश x का मॉड, ये ठीक है, 0 से लेके 1 तक का इंटीग्रेशन, इधर तो 1 ही आएगा, तो ऐसे हो गया 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से लेके 1 तक f डबल डैश x का मॉड। ठीक है, अब देखो यहाँ से पिक्चर चालू होता है कि
यहाँ से हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि अगर हमने 0 से 1 तक एक फंक्शन को इंटीग्रेट किया विच इज़ पॉजिटिव, ये ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव है, मॉड लगाया तो नेगेटिव तो होगा नहीं, और या फिर हमने इसको इसके एक सब इंटरवल में इंटीग्रेट किया, मान लिया c से लेके x तक, ठीक है, c और x इसके बीच में कोई दो नंबर ले लिए, यहाँ तक इंटीग्रेट किया, तो ये वाला एरिया डेफिनेटली इस वाले एरिया से तो कम ही आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अगर हमने c से लेके x तक इंटीग्रेट किया f डबल डैश x dx, ठीक है, क्योंकि ये एरिया बड़ा है, ये इंटरवल बड़ा है, ये इंटरवल छोटा है, ये ठीक है। अब यहाँ पे वो इनइक्वालिटी वाला आ जाएगा कि अगर हम मॉड को इंटीग्रेट करें a से b तक तो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंटीग्रल का मॉड, ये ठीक है, ये वाली चीज़ लगा सकते हैं। तो इसके आगे क्या लिखेंगे, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ c से लेके x तक f डबल डैश x dx विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ f डबल डैश x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, f डैश x c से लेके x तक का मॉड विच इज इक्वल्स टू f डैश x माइनस f डैश c का मॉड। अब f डैश c जो है वो क्या है, 0, ये ठीक है, f डैश c 0 है, तो अल्टीमेटली क्या है, 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो हो गया हमारे प्रूफ। दिस इम्प्लाइज 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1, यही प्रूव करना था। ठीक है, अगर हमें स्ट्रिक्टली जैसे यहाँ पे इनइक्वालिटी था, इनइक्वालिटी लाना है तो उसका तरीका ये है कि जो c होगा वो a और b के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, तो ये वाला जो इंटरवल है वो पक्का इससे छोटा ही होगा, हम x कुछ भी ले लें, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक बार ये स्ट्रिक्टली छोटा हो गया तो फिर ये ऐसे आ जाए।